फॉर्मर आरबीआई गवर्नर का मानना है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों से निपटने के लिए कम से कम भारत के पास $1 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। वर्तमान समय में भारत के पास दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 690 अरब डॉलर है। सवाल ये है, आखिर $1 ट्रिलियन ही क्यों चाहिए? देखिए, इसका पहला और सबसे बड़ा रीजन है सिक्योरिटी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगभग $350 बिलियन का बफर सिर्फ इसलिए जरूरी माना जाता है ताकि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा जियोपॉलिटिकल या फाइनेंशियल क्राइसिस आए जहां किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन या पावरफुल कंट्री के प्रेशर में भारत से अचानक लोन रीपेमेंट मांग लिया जाए, तो भारत बिना घबराए अपना फॉरेन डेब्ट चुका सके। क्योंकि अगर उस समय हमारे पास डॉलर्स की कमी हुई, तो सबसे बड़ा झटका पड़ेगा हमारे इंपोर्ट्स पर। और देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करता हो। हम क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर्स और कई क्रिटिकल चीज़ों के लिए बाहर के देशों पर डिपेंडेंट हैं। सोचिए, अगर डॉलर रिजर्व कम पड़ गया तो पेट्रोल से लेकर डेली प्रोडक्ट्स तक सब कुछ महंगा हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा बड़ा रीजन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की मेसिव विड्रॉल। आज भारत के स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है, और अगर किसी ग्लोबल क्राइसिस, वॉर या रिसेशन की वजह से ये इन्वेस्टर्स एक साथ पैसा निकालना शुरू कर दें, तो रुपये और स्टॉक मार्केट दोनों पर भारी प्रेशर आ सकता है। रसिया यूक्रेन वॉर के बाद भारत ने इसका इफेक्ट महसूस भी किया था, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बड़े पैमाने पर पैसा निकाला था। और ध्यान देने वाली बात यह भी है, ऐसे विड्रॉल एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में खत्म नहीं होते हैं। ये कई महीनों या सालों तक चल सकते हैं। इसीलिए इकोनॉमिस्ट्स मानते हैं कि भारत को फ्यूचर शॉक्स एब्जॉर्ब करने के लिए एक बहुत बड़ा फॉरेक्स कुशन चाहिए, ताकि दुनिया में कुछ भी हो, इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल रहे। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के दूसरे देशों के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है और भारत इस ग्लोबल रेस में किस पोजीशन पर खड़ा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत के पास तकरीबन तकरीबन $690 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है और वह पांचवें स्थान पर है। परंतु दुनिया के अन्य देशों के स्थानों पर भी नजर डालना आवश्यक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है चाइना, जिसके पास लगभग $3.7 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। उसके बाद आता है जापान, जिसके पास लगभग $1.3 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। फिर आता है स्विट्जरलैंड, $1.1 ट्रिलियन। इसके बाद रसिया, $758 बिलियन। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया। इंडिया के बाद लिस्ट में है जर्मनी, $640 बिलियन, ताइवान $602 बिलियन, सऊदी अरेबिया $496 बिलियन, हांगकांग $442 बिलियन, साउथ कोरिया $427 बिलियन। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स का नाम ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की खुद की करेंसी ही दुनिया का डोमिनेंट डॉलर है। पूरे वर्ल्ड ट्रेड का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है, इसलिए अमेरिका को दूसरे देशों की करेंसी रिजर्व रखने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी बाकी कंट्रीज को। हालांकि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व जरूर रखता है। और अगर फॉरेक्स रिजर्व्स की कंपोजिशन की बात करें, तो आमतौर पर किसी भी देश के रिजर्व का करीब 60% हिस्सा अमेरिकन डॉलर में होता है। बाकी 40% में यूरो, चाइनीज का युआन, जापानीज येन और गोल्ड जैसे एसेट्स शामिल होते हैं। यानी फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ पैसा नहीं होता, ये किसी भी देश की इकोनॉमिक शील्ड होती है, जो क्राइसिस के वक्त उसकी इकोनॉमी को टूटने से बचाती है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर ये फॉरेक्स रिजर्व आता कहाँ से है? सबसे बड़ा सोर्स होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। मतलब जो देश दुनिया को ज्यादा सामान बेचेगा वो ज्यादा डॉलर कमाएगा, और जो देश बाहर से ज्यादा सामान खरीदेगा उसके ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इसी बैलेंस को ट्रेड बैलेंस कहा जाता है। अगर किसी देश के एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज्यादा हैं, तो डॉलर रिजर्व बढ़ने लगता है। लेकिन अगर इंपोर्ट ज्यादा हो गए, तो रिजर्व पर प्रेशर पड़ता है। 2025-26 में भारत का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा लगभग $333.2 बिलियन रहा। यानी भारत ने जितना सामान एक्सपोर्ट किया, उससे करीब $333.2 बिलियन ज्यादा का सामान इंपोर्ट कर लिया। और भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट है क्रूड ऑयल, क्योंकि भारत अपनी एनर्जी नीड्स का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदता है और ऑयल की पेमेंट डॉलर में होती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डेटा के मुताबिक सिर्फ जनवरी में भारत के इंपोर्ट लगभग $71.24 बिलियन रहे, जबकि एक्सपोर्ट करीब $36.56 बिलियन रहे।
यानी एक ही महीने में बहुत बड़ा डॉलर गैप। लेकिन फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से नहीं आता। अगर भारत किसी दूसरे देश को लोन देता है और उस पर इंटरेस्ट डॉलर में आता है, तो उससे भी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। इसके अलावा दुनिया भर में रह रहे करोड़ों भारतीय जो गल्फ कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप और दूसरी जगहों पर काम करते हैं, जब वो अपने घर पैसा भेजते हैं, तब वो भी डॉलर के रूप में भारत के फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करते हैं। इन्हें रेमिटेंस कहा जाता है और भारत कई सालों से दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाले देशों में शामिल रहा है। यानी भारत का फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ आरबीआई की तिजोरी में रखा पैसा नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड और दुनिया भर के भारतीयों की मेहनत का रिजल्ट है। भारत सरकार ने सोने के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। कीमती धातुओं की विदेशों से खरीद को कम करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाने के उपायों के तहत यह कदम उठाया गया। सोने चांदी की घरेलू कीमतों पर इस फैसले का असर पड़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से यह अपील करी थी कि वह 1 साल तक सोना न खरीदें, क्योंकि सोना जो है वह डायरेक्ट फॉरेक्स रिजर्व से कनेक्शन रखता है। तेल के बाद यदि कोई वस्तु हमारे फॉरेक्स रिजर्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है तो वह है सोना। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का जो गोल्ड इंपोर्ट रहा है वह 51.4 बिलियन डॉलर रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 71 अरब डॉलर को पार कर गया है। देखिए, सोने का आयात करने के लिए भारत को विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है और इसका सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। यही नहीं, डॉलर की मांग लगातार बढ़ने से रुपये पर दबाव बढ़ता है। डॉलर के मुकाबले रुपया अभी अपने सबले सबसे निचले स्तर पर है। रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान युद्ध के कारण निवेशकों ने गोल्ड में खूब निवेश किया है और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों पर पिछले कुछ महीनों में भारी इजाफा हुआ है और देश का इम्पोर्ट बिल बढ़ा है। सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की टाइमिंग प्राइसिंग से ही जुड़ी नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव हटाना भी इसका बड़ा मकसद है। पिछले 1 साल में शेयर बाजार से नकारात्मक रिटर्न और सोने की कीमतों में हालिया तेजी के बीच भारत में निवेश के उद्देश्य से सोने की मांग बढ़ी है। अर्थशास्त्री गोल्ड को सामान्य उपभोक्ता वस्तु की तरह नहीं देखते, क्योंकि तेल यानी ईंधन जहां परिवहन, बिजली और औद्योगिक गतिविधियों के लिए जरूरी है, वहीं वे गोल्ड के इंपोर्ट को वैकल्पिक खर्च या निवेश का विकल्प मानते हैं। जब परिवार बड़ी मात्रा में सोना या ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो गोल्ड के इंपोर्ट के लिए अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट आयात और निर्यात के बीच का अंतर है। बढ़ता चालू खाता घाटा अक्सर रुपये को कमजोर करता है, क्योंकि देश जितनी विदेशी मुद्रा कमा रहा होता है उससे ज्यादा खर्च कर रहा होता है। यही वजह है कि सरकारें अक्सर इन परिस्थितियों में सोने के आयात को लेकर सतर्क हो जाती हैं। आर्थिक दबाव के दौर में भारत पहले भी अत्यधिक सोना आयात को हतोत्साहित करने के कदम उठा चुका है। अतीत में सरकारों ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ाया है और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया है। इन सभी कदमों का मकसद विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव करना और रुपये को स्थिर रखना था। और शायद इसीलिए आज भारत को सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर की दुनिया सिर्फ उस देश की नहीं होगी जिसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा रिसोर्सेज या बड़ा मार्केट होगा, बल्कि उस देश की होगी जिसके पास क्राइसिस के वक्त खुद को संभालने की ताकत होगी। और फॉरेक्स रिजर्व उसी ताकत का नाम है। धन्यवाद।